तो नमस्कार बच्चों, आज फिर से मैं दक्षिण अमेरिका की जो टेस्ट सीरीज मैंने शुरू की थी पॉलिटिकल वाले पार्ट की, तो उसका सेकंड पार्ट मतलब अगले 21 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो आप जैसे पीछे देख रहे होंगे कि ये स्टैटिक जीके का ही पार्ट चल रहा है। चूंकि हम वर्ल्ड में स्टैटिक जीके जो पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज़ का, तो उसमें डांस क्या है, मुद्रा करेंसी क्या है, किसी देश की कैपिटल क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, मैंने एक डांस फॉर्म आपको दिखाया है और ये एक डांस फॉर्म साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश से जुड़ा हुआ है और इसका नाम है टैंगो म्यूजिक डांस फॉर्म। चूंकि इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा आपको कि टैंगो म्यूजिक डांस फॉर्म किस देश से बिलोंग करता है, तो उसमें आप देखेंगे कि अर्जेंटीना जो देश है दक्षिण अमेरिका का, उससे संबंधित एक डांस फॉर्म है और इसके अलावा उरुग्वे में भी आता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट अपनी टेस्ट सीरीज को। तो ये हमारी फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। तो जैसे 20 के बाद 21 क्वेश्चंस जिसमें दिया हुआ है कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी के लिए जाना जाता है। अब यहां देख रहे होंगे अलग अलग नाम लिखे हुए दक्षिण अमेरिका के देश। तो बोलाविया, इसमें आंसर तो आप बोलाविया लगाएंगे, बोलाविया इसकी राजधानी के लिए जाना जाता है। लेकिन हम ये जान लें बोलाविया के बारे में कि ये दक्षिण अमेरिका का देश जो बोलाविया है, अगर इसको मैप से हम देखें कि ये बोलाविया देश है और इसकी जो कैपिटल जो हम बोलते हैं कि लापास, ये लापाज इसकी कैपिटल है। इट मीन्स अगर बोलाविया के बारे में देखा जाए तो ये वो देश है जिसकी 2 कैपिटल हैं। वैसे ये जनरली अपनी 4 कैपिटल भी मानता है, लेकिन इसकी मेन 2 कैपिटल हैं। उनमें एक कैपिटल का नाम सुक्रे कैपिटल है और दूसरी कैपिटल कही जाती है लापास। तो चूंकि अब अंतर कैसे करेंगे कि कौन सी कैपिटल क्या है, तो चूंकि हम जानते हैं कि एक होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी जहां पर काम करती है, यानी सरकार जहां पर रहती है और विधायी संस्थाएं यहां पर काम करती है, तो वो इसका लापाज है जहां पर इसकी एग्जीक्यूटिव और सरकार मींस गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, और दूसरी है लेजिस्लेटिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं विधायी वाले, वो लापाज में। और सुक्रे इसकी हिस्टोरिकल सिटी है और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल डिक्लेयर किया है बोलाविया ने। साथ ही साथ यहाँ पर जुडिशियली इसको जुडिशर यानी सुप्रीम कोर्ट अगर है तो बोलाविया का वो कहाँ पर है, सुक्रे में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि बोलाविया की 2 कैपिटल है, एक सुक्रे एक लापास। लेकिन ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनली अगर जिस कैपिटल को ये मानता है वो सुक्रे, जहाँ पर जुडिशियल स्टेटस दिया हुआ है उसको, और जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव मीन्स गवर्नमेंट जहाँ पर काम करती है वो लापास है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है, अर्जेंटीना की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो अर्जेंटीना मैंने आपको बताया साउथ अमेरिका के देश ज़्यादातर पुर्तगाल और स्पेनिश के अधीन रहे हैं, तो इसलिए हम ज़्यादातर इन देशों की जो मैंने लैंग्वेज की जब बात की थी आपको वीडियो में, तो उसमें अधिकांश देशों की लैंग्वेज जो है स्पेनिश है। जैसे केवल ब्राज़ील की लैंग्वेज को देखें तो वो पुर्तगीज़ है, सूरीनाम की देखें तो वो डच वाली है, गुआना की है वो इंग्लिश है, और फ्रेंच गुआना जो फ्रेंच की टेरिटरी है तो उसकी फ्रेंच वाली लैंग्वेज है। लेकिन बाकी देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज हम मानते हैं कौन सी है, स्पेनिश। और इस तरह से स्पेनिश बोलने वालों की संख्या दक्षिण अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो अर्जेंटीना की भी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी, स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश दुनिया का सबसे ऊंचे झरने एंजल्स फॉल के लिए जाना जाता है। ये हमने पहले भी क्वेश्चन आया था, वेनेजुएला। इसको एक बार ध्यान रखना कि वेनेजुएला जो है ये किस नदी पर पड़ता है एंजल्स फॉल्स। तो जैसे मैंने बताया कि ये जैसे मान लो ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर एक नदी जो है ओरिनोको की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम कहते हैं कायरो, मतलब कायरो नदी, और कैरो की भी एक ट्रिब्यूटरी कैरो में जो आके गिरती है उसका नाम चूरुन रिवर है। तो अगर हम देखें एग्जैक्ट अगर वो पूछ ले कि किस रिवर पर आता है तो आप चूरुन नदी, और चूरुन किसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, तो वो कैरो में जाके गिरती है, इसलिए कैरो की सहायक नदी। और कैरो किसकी सहायक नदी है, तो ये ओरिनोको में जाकर के दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण नदी है ओरिनोको, उसमें जाके गिरती है, तो ये इंपॉर्टेंट रिवर हो गई। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका चिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चिली की राजधानी क्या है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, चिली की राजधानी जैसे आपको पता ही है सैंटियागो, ये हम इस पे कर चुके हैं, सैंटियागो कैपिटल्स। तो ये चिली की कैपिटल हुई। अब अगली स्लाइड्स पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुआना सील्ड एक बड़ी भू वैज्ञानिक संरचना है, अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के में, तो आपको ये बताना है कि साउथ अमेरिका के जो नॉर्दर्न पार्ट में है वो उसमें कौन कौन से कंट्री उस शील्ड पर आते हैं।
तो चूंकि सील्ड का मतलब होता है एक हाईलैंड्स, जो उठा हुआ पठार प्लेटू जैसा पार्ट होता है उसे हम सील्ड बोल देते हैं। जैसे कनाडा की कनाडियन सील्ड कही जाती है, वैसे ही दक्षिण अमेरिका में जो हाईलैंड्स है उसको गुआना सील्ड के नाम से जाना जाता है। और अगर उस सील्ड्स पे कंट्री देखें तो उसमें अगर हम देख सकते हैं कि ये जैसे सील्ड है गुआना सील्ड उत्तरी पार्ट में आ रही है, तो यहाँ पर कौन कौन से देश आएंगे, तो जैसे हम यहाँ से शुरू करें तो एक तो सूरी आता है, सूरी नाम, इसके बाद दूसरा देश सूरी से लगा हुआ गुआना, और गुआना से लगा हुआ वेनेजुएला। इस तरह से ये वेनेजुएला कंट्री, तो हम कह सकते हैं कि 3 मेन देश इस सील्ड पर आते हैं। कुछ हिस्सा इसका ब्राजील में भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके हिसाब से अगर हम देखें कि गुआना सील्ड में कौन कौन से आएंगे, तो हम बी ऑप्शन को देख सकते हैं, वेनेजुएला, गुआना और सूरीनाम, राइट। चूंकि फ्रेंच गुआना टेरिटरी फ्रांस की है। यहाँ पर ब्राज़ील, कोलंबिया, ये कोलंबिया नहीं आता है तो इस वजह से इसको हटा देंगे ऑप्शन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश अपने टैंगो संगीत के लिए, नृत्य के लिए जाना जाता है। तो अभी मैंने आपको दिखाया था ये टैंगो डांस, ये एक डांस का फॉर्म है साउथ अमेरिका का, और उसका ये फॉर्म जो है टैंगो वाला डांस फॉर्म, इंडिया में भी कई लोग इस फॉर्म को अपनाते हैं, तो आप देख ही रहे होंगे इसमें। और इसको कहाँ पर शुरू किया गया था, ये फॉर्म कहाँ पॉपुलर है, किस देश का है, तो ये अर्जेंटीना, जो देश अभी हमने बात की ना दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना। और इसी का एक बगल में जो देश है उरुग्वे, वहाँ पर भी ये है, बट मोस्ट पॉपुलर डांस इसको हम बता देंगे। तो ये कौन से देश में आ जाएगा, अर्जेंटीना। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलापागोस द्वीप अपने अद्वितीय वन्य जीवन के लिए जाना जाता है, किस साउथ अमेरिकी देश का हिस्सा है। तो ये तो हमने पहले भी गा चुका ये क्वेश्चन, इक्वाडोर। जैसे मैंने डार्विन का बताया था आपको, डार्विन से इसका बड़ा संबंध है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी जो डार्विन की थी, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, और आप इसको गैलापागोस को आपको देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक केरल सूबे के प्राचीन शहर के लिए जाना जाता है। चूंकि जब हमने पढ़ा था मैप में तो बहुत सारी बात की थी कि एडीज वाले रीजन में कई सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था, और उनमें सबसे मोस्ट पॉपुलर सिविलाइजेशन मैंने आपको बताई थी इंका सिविलाइजेशन। चूंकि इंका जो है 15वीं 14वीं सदी के आसपास थी, लेकिन जिस तरह भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशनों में आती है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इराक की ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में आती है, उसी तरह दक्षिण अमेरिका में भी उस पीरियड में कोई सिविलाइजेशन थी। तो उस सिविलाइजेशन का भी अगर हम देखें तो उस सिविलाइजेशन को हम किस नाम से बुलाते हैं, तो उस सिविलाइजेशन का ये शहर जो केरल सूबे, तो चूंकि जितनी भी संस्कृतियां थी वो ज्यादातर पेरू क्षेत्र में ही थी, वहां पर पेरू में ही इंका थी, तो पेरू ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्लाइड्स पर, ब्राजील की आधिकारिक भाषा, मैंने अभी बताया था कि ब्राजील जो है एक ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका का मात्र जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगाली है। बाकी ज्यादातर देशों की स्पेनिश बताई, और कुछ एक देश हैं जिनकी अंग्रेजी और डच वाली है। कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश कार्निवल समारोह, कार्निवल ये फेस्टिवल मोस्ट पॉपुलर बर्ड का एक कल्चरल फेस्टिवल माना जाता है, बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है। और ये आप जानते हैं ब्राजील में जो सांबा परेड एक फेमस परेड के रूप में भी है, और ये वहाँ की कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण नमूना है ये फेस्टिवल। और इसी को ध्यान में देखते हुए कि रियो डी जेनेरो उसमें शहर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये रियो डी जेनेरो शहर में स्पेशली ये फेस्टिवल बड़े स्तर पर सेलिब्रेट होता है। तो ये आप जान सकते हैं कि ये शहर कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश अपनी जैव विविधता के लिए और दुनिया में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों के लिए जाना जाता है। पहली बात, बर्ड्स की स्पीसीज दुनिया में अगर हम देखें तो कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, तो वो है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट। इट मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, तो आप सीधे आंसर लगा देंगे जो हम कॉन्टिनेंट जिसको पढ़ रहे हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स, यानी ये वो कॉन्टिनेंट्स है जिसको पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। अब उसके बाद दूसरा कि इस देश में कौन सा देश ऐसा है जहां सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, तो उसमें देश अगर देखें तो ये जो कोलंबिया, ये जो देश है जो दोनों ओशियन से टच करता है, अटलांटिक से भी टच करता है और पैसिफिक से भी करता है, यहां पर सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं दुनिया में। मैं आपको बता दूं कि 3,500 के लगभग बर्ड की स्पीसीज इस कॉन्टिनेंट में है, और 1900 के लगभग स्पीसीज अकेले कोलंबिया में पाई जाती है। तो इट मीन्स इसका जो आंसर है कोलंबिया, दुनिया में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों के लिए जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश विश्व में केले का अग्रणी उत्पादक है।
अब चूंकि यह दक्षिण अमेरिका का पूछा है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा केला उत्पादन कौन करता है, तो इसमें नो डाउट लीडिंग नंबर 1 भारत आता है। यानी भारत, इसमें इंडिया नंबर 1 पर है केले के अंदर, इंडिया का नंबर 1। सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो बगल में पड़ोसी हमारा चाइना, ये सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे कौन आता है, इंडोनेशिया थर्ड नंबर पे आता है। तो इसका मतलब टॉप 3 में तो कोई देश है नहीं इनका। फोर्थ नंबर पर जो कंट्री आता है वो है ब्राज़ील। यानी इट मीन्स यहाँ पर जो ब्राज़ील दिया है ये दक्षिण अमेरिका का टॉप बनाना प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ये लेटेस्ट 2024 के अनुसार डाटा है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि भारत काफ़ी इसमें लीडिंग है, 30 मिलियन टन अकेला केला उत्पादन करता है। तो इट मीन्स भारत की और चाइना के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो नंबर 1 डाटा वाला जो आप हमेशा याद रख सकते हैं, इंडिया नंबर 1 पर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टेरा डेल फिगो 2 दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच डिवाइडेड है। तो ये एक लैंड पार्ट है, टेरा डेल फिगो, मतलब एक आइलैंड कह सकते हैं। ये आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इसमें अगर हम देखें कि टेरा डेल फिगो को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर है, पहले तो ये जान लें कि ये टेरा डेल फिगो कि कहाँ पर पाया जाता है। तो ये साउथ अमेरिका का जो सबसे नीचे वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, साउथ अमेरिका का सबसे नीचे वाला पार्ट, ये है वो पार्ट जिसको हम एक द्वीप समूह के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि जब मैगलन ने धरती की यात्रा की थी, परिक्रमा कर लगा रहा था तो वो इस रूट से जब होकर के आया था तो वो इसमें से एक रास्ता यहाँ साउथ अमेरिका के बीच में से ऐसे निकल गया था। तो ये आइलैंड जो इसके नीचे रह गए थे, उस आइलैंड का नाम है टेरा डेल फिगो, मीन्स टेरा डेल फिगो। अब ये आप देख रहे हैं इस आइलैंड पर 2 देश, एक हिस्सा अर्जेंटीना, यानी इस आइलैंड का एक हिस्सा किसका है, अर्जेंटीना का है, और एक हिस्सा चिली का है। यानी 2 देशों के बीच आता है ये आइलैंड्स। टेरा डेल फिगो जो है 2 देशों के बीच में पड़ता है। कौन कौन से, अर्जेंटीना और चिली। तो वो किन 2 देशों के बीच में विभाजित है, तो ये आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन अमेजन मुख्य रूप से किस दक्षिण अमेरिकी देश में आता है, तो ये तो पॉपुलर है कि दक्षिण अमेरिकी देश में कौन सा अमेजन वाला सबसे बड़ा देश, ब्राज़ील। तो वहीं पर इक्वेटर वाला रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट वाले वन मिलते हैं, तो ब्राज़ील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक मर्कोसुर। ये भी हमारा पहले क्वेश्चनों में आया था, मर्कोसुर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मर्कोसुर अगर दक्षिण अमेरिकन कंट्री देखें तो ये साउथ अमेरिका के थोड़ा सा मैप को देखें तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये पार्ट जो है अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना हो जाता है AR। उससे लगा हुआ ये देश उरुग्वे है, उरुग्वे, और इधर जो लगा हुआ है वो पराग्वे है, तो ये पराग्वे है। और इसके ऊपर जाते हैं तो ये ब्राज़ील है, तो ये ब्राज़ील है। तो इस मर्कोसुर जो बनाया गया था कॉमन मार्केट, तो उस समय एक देश और लिया गया था जो यहाँ कोलंबिया था, लेकिन 2016 में इसको निकाल दिया गया। तो करेंटली इसके 4 देश हैं जो इसके इस समय सदस्य हैं, उनमें ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। तो जब इसकी स्थापना हुई थी कॉमन मार्केट के रूप में तो 1991 ट्रीटी ऑफ असंसियान जो कैपिटल है वो पराग्वे में, तो ये चारों देशों के बीच में ये हुई थी। तो इस तरह से जब ये हुई थी स्थापना, तो उसके बाद फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, तो उरुग्वे जो देश है उसकी एक कैपिटल है जो मैंने आपको बताई थी। उरुग्वे की कैपिटल मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो नाम से इसकी कैपिटल है। तो इस तरह से इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए कि कौन सी जगह पर इसका हेडक्वार्टर है, तो आपसे पूछा जाए तो ये आपको सीधे आंसर बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ आएगा, मोंटेवीडियो। तो ये उरुग्वे देश दिख रहा है और इसकी यहाँ राजधानी है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कौन सा देश है जहाँ पर मर्कोसुर का मुख्यालय बनाया गया है, तो यहाँ पर उरुग्वे, इसी की कैपिटल में मोंटेवीडियो, ये इसकी राजधानी है। नेक्स्ट है पिंक टाइड के नाम से जाना जाने वाला वामपंथी राजनीतिक आंदोलन अवधि के दौरान दक्षिण अमेरिका में प्रमुखता से प्राप्त हुआ। ये पिंक टाइड, पहले तो आपको पता होना चाहिए पिंक टाइड क्या है। तो चूंकि हम जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में जो सरकारें बनती हैं वहाँ ज़्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही बनती हैं, लेकिन वहाँ जो आइडियोलॉजी आधार पर जो सरकारें बनी हैं तो उनमें एक तो राष्ट्रवादी सरकारें जो जिनको हम दक्षिण पंथक बोलते हैं, राष्ट्रीय सोच की जो होती हैं, तो वो सरकारों का एक दौर शुरुआत में आया। फिर उसके बाद वहाँ पर जो नई सरकारें एक नई सोच की आइडियोलॉजी वाली आई, तो वो वामपंथ यानी लेफ्टिस्ट विचार के लोगों की सत्ता में आना। तो वामपंथ लोगों का जब
वहाँ पर आना शुरू होता है। तो इसके लिए मेन अगुआ अगर कहा जाए जिन्होंने प्रमुखता से वामपंथ को वहाँ पॉपुलर किया, तो सावेस जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, जो 1998 में बने, तो वहाँ से कहते हैं कि वामपंथ का जो उभार शुरू हुआ, तो धीरे धीरे दक्षिण अमेरिका के कई देशों में कई लीडर वामपंथ के सत्ता में आने लगे। तो 98 में सावेस बने थे, जो कहाँ के राष्ट्रपति बने थे, वो थे वेनेजुएला के, और वो इसी सोच के व्यक्ति थे, वामपंथ विचारधारा के। तो धीरे इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रमुखता से कह रहा है। तो अगर हम प्रमुखता से देखेंगे इसको, तो इसमें आप प्रमुखता से देखें तो 1990 का दशक 99 तक बोला जाएगा। 1990 के दशक को हम कब तक मानेंगे? 1990 से 99 तक। तो ये 98 के बाद पॉपुलर होता है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2000 के दशक। तो 2000 से 2010 के बीच में ज़्यादातर देशों में वामपंथ आ गया था। फिर उसके बाद 2010 के बाद हम फिर से देखते हैं वहाँ दक्षिण पंथ वाले सोच के लोग, राष्ट्रवादी आने शुरू होते हैं। लेकिन करेंटली अब देखें आप 2018-19 के बाद फिर से एक बार वहाँ जो परिवर्तन हो रहे हैं सरकारों में, तो वहाँ ज़्यादातर जैसे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो हैं इस समय करंट में, वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति वो भी इसी विचारधारा के हैं। जो सेल्वारो पहले थे उनकी जगह पर जो आए हैं। और इसके बाद जैसे इस समय मादुरो जो है वेनेजुएला का, वो भी लगभग इसी आइडियोलॉजी के हैं। तो करेंटली हम कह सकते हैं कि इस समय फिर से ये पिंक टाइड का दौर शुरू हो रहा है वहाँ पर 2010 के बाद। तो लेकिन शुरू में कब बड़े स्तर पर आया? 2000 के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड्स पे देखिए। फॉकलैंड आइलैंड विवादित क्षेत्र अर्जेंटीना और हम कह सकते हैं अर्जेंटीना और कौन सा अन्य देश इस पर दावा करते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसको लेकर विवाद हुआ था दो देशों के बीच में। फॉकलैंड किन किन दो देशों के बीच में? तो अर्जेंटीना और यूके। करंट में किसके कोई बाद में रेफरेंडम से ये तय हुआ था कि फॉकलैंड किसके पास रहेगा। तो रेफरेंडम ने ज़्यादातर जनता ने वहाँ पर किसके पक्ष में दिया? तो ये यूके। तो जैसे आप इस आइलैंड को एक बार देख सकते हैं कि ये जो आइलैंड्स है, फॉकलैंड वाला आइलैंड्स, इसको यहाँ ये है फॉकलैंड, स्टानले इसकी राजधानी है। इसमें दो आइलैंड हैं, ईस्ट और वेस्ट फॉकलैंड बोल देते हैं। ये करेंटली किस देश का पार्ट है? तो यूके का पार्ट है। बगल में ये देख रहे हैं अर्जेंटीना इस पर दावा करता था, तो ये अर्जेंटीना ने कभी एक समय इस पर दावा किया था। तो इस तरह से विश्व में हमने ये देखा कि कौन सा आइलैंड्स था जिसमें अर्जेंटीना और यूके का बीच विवाद रहा। अब सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका किन दो दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच सीमा बनाती है? तो इसको भी हमने चर्चा कर चुके हैं। टिटिकाका ये वो झील है जैसे जो हाईएस्ट नेविगेबल बर्ड की दुनिया की सबसे ऊंची, और जैसा कि मैंने आपको बताया 3812 मीटर, यानी इट मीन्स यानी ये पेरू और बोलाविया ये दो देशों के बीच में ये बनी हुई है झील। पेरू और बोलाविया के बीच में बनी हुई झील को हम कहते हैं टिटिकाका। तो टिटिकाका जो झील है ये अगर देखा जाए तो लगभग 3800 मीटर यानी 3800 मीटर सी लेवल से इसकी ऊंचाई है। और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट नेविगेबल, यानी यहाँ पर जो शिप चलते हैं, इसमें ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए शिप का यूज होता है। तो ये अपने आप में इसके लिए जानी जाती है टिटिकाका झील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। तो अगला आते हैं हम, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस प्रसिद्ध मील का पत्थर किस दक्षिण अमेरिकी देश के रियो डी जेनेरो शहर में स्थित है? तो नाम से ही आप, शहर का नाम रियो डी जेनेरो, ये पॉपुलर शहर रहा है यहाँ का, ब्राज़ील का, तो इसलिए इसका वो प्रतिमा मैंने आपको दिखाई थी जब मैं पढ़ाया था। तो ये क्राइस्ट के सम्मान में वो प्रतिमा बनी हुई है, स्पेशली हाथ चौड़ा करके ऐसे बनाई गई है। तो उसकी ऊंचाई और उसकी चौड़ाई काफ़ी महत्व रखती है। अगला क्वेश्चन है, इंका साम्राज्य की विरासत किस वर्तमान अमेरिकी दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र राजनीति पर सबसे अधिक दृढ़ता से महसूस की जाती है? तो इंका साम्राज्य काफ़ी डिटेल में स्टडी की थी, तो आपको पता ही है। पेरू, माचू पिच्चू जो 7 वंडर में आता है वो इसी का एक इंपॉर्टेंट सिटी था। कुछको इसकी कैपिटल थी। तो ये किस देश में शुरुआत हुई थी इंका की? तो इंका की शुरुआत हुई थी पेरू में। धीरे धीरे इसका एक्सटेंशन जो इक्वाडोर, अर्जेंटीना और बाकी जो भी देश हैं पड़ोस में, उन तक इसका विस्तार हुआ। तो इस तरह से अगला, विश्व का सबसे गैर ध्रुवीय रेगिस्तान अटाकामा किस दक्षिण अमेरिकी देश के प्रशांत तट पर फैला हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए पहले हम एक बार ये देख लें कि ये है दक्षिण अमेरिका और ये इक्वाडोर, यानी इक्वेटर वाली लाइन पर इक्वाडोर आता है। उसके नीचे अगर हम आए तो ये पेरू पड़ता है, इसके नीचे ये पेरू है, इक्वाडोर से लगा हुआ पेरू। फिर उसके नीचे जब हम देखते हैं तो ये चिली है। तो अब यहाँ हम जानते हैं कि ये एक लाइन है,
जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा कहते हैं। और मकर रेखा के इस चिली के इस कोस्टल वाले पार्ट पर, ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन से लगा हुआ ये वाला जो पार्ट है चिली के कोस्टल वाला पार्ट, तो ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पर एक डेजर्ट है और वो बड़ा फेमस डेजर्ट, उसका नाम है अटाकामा। चूंकि यहां पर कई वजह हैं जिसकी वजह से वर्षा बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल या ना के बराबर। तो उसकी वजह एक तो यहाँ कोल्ड करंट, जिसको हम कह सकते हैं कोल्ड करंट का फ्लो हम्बोल्ट जलधारा या पेरू जलधारा कहते हैं। दूसरा, चूंकि जिस रीजन में आता है मकर वाले में, तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, तो विंड की जब नीचे सब्सिडेंस होता है तो उस वजह से यहाँ पर जो है वर्षा बहुत कम होती है। अब चूंकि ऐसे इस रीजन में आने वाले ज़्यादातर डेजर्ट जो है उनमें वर्षा कम होती है, लेकिन ये वो डेजर्ट है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। तो उस आधार पर विश्व का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट जिसको माना जाता है वो अटाकामा। इसका मेनली विस्तार किस देश में आता है, तो वो चिली इसका मुख्य विस्तार देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये हुए वो क्वेश्चंस जो हमें नेक्स्ट अगले 20 क्वेश्चंस, 21 क्वेश्चन मैंने कराए, 41, लेकिन आगे भी इसी तरह मैं जैसे जैसे आगे पढ़ाता जाऊंगा आपको तो वो क्वेश्चन की सीरीज ऐसे लाता जाऊंगा। लेकिन हमें एक ध्यान रखना है ये बात कि ये जीएस का स्टैटिक पार्ट ही चल रहा है। स्टैटिक जो आप बोलते हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये होता है कि आप जब कोई चीज़ डांस की या करेंसी से जुड़ा हुआ, लैंग्वेज से जुड़ा हुआ, कैपिटल, कंट्री, इससे जुड़ा हुआ, चाहे वो वर्ड का स्टैटिक हो, चाहे वो इंडिया के कंटेस्ट का स्टैटिक हो, उसको करने के लिए यानी माइंड में सेट करने के लिए सबसे पहले उसे समझना जरूरी है, उसके बारे में जानना जरूरी है, तभी हम उसको याद रख सकते हैं। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भी न तो स्टैटिक आपके हाथ में आएगा और न ही जीएस का बाकी कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए मैंने पहले वीडियो 2 जो बनाए थे उसमें आपको पहले कंसेप्ट को समझाया था, फिर उससे रिलेटेड जो स्टैटिक बनता है उसके जो क्वेश्चंस आपको बताए। ऐसे ही अब आप किसी भी तरह से क्वेश्चन बनेगा तो अगर आपने मैप को ढंग से स्टडी किया है तो आप नो डाउट आप सारे क्वेश्चंस करेंगे, बल्कि आपकी समझ जो है बाकी दूसरे क्वेश्चंस पर भी, अगर कोई फैक्ट्स ऐसा भी आ जाता है कभी कभी जो डायरेक्ट हमें नहीं भी पता है, तो हम अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को डेवलप करके और हम उस क्वेश्चन के आंसर को 4 में से निकाल सकते हैं। तो ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है जीएस में। और आगे मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा एक नए सेगमेंट से जुड़ा हुआ और आपको ये जानकारी देता रहूंगा।